देखो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। अच्छा मुझे ये बताओ मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? Anything that occupies space or mass is called matter. हाँ, कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, मैटर कहलाती है। जैसे जैसे चेयर चेयर टेबल चेयर, टेबल और Box. एयर बॉक्स। वाटर मैटर के पास क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं? एक तो उसका कुछ ना कुछ मास हो और एक वॉल्यूम स्पेस है ना, स्पेस मतलब वॉल्यूम, ना वॉल्यूम कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम मैटर बोल देते हैं। एग्जाम्पल, चेयर, कार, टेबल। अच्छा ये बताओ कुछ फीलिंग्स होती हैं, बाइक फीलिंग्स मैटर होती हैं क्या? जैसे फीलिंग्स का अगर मैं कुछ नाम लिखूं, हेट, लव, केयर, तो मुझे ये बताओ क्या ये मैटर है? मैटर नहीं है क्यों नहीं है ये मैटर? भैया। ना इनमें मास है और ना ही इनमें वॉल्यूम है, ना ही शेप है। ये हाँ, एक्सप्रेशन है। क्योंकि देखो ना तो इनके पास इनका कोई मास है और ना ही ये कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करती है ना, इस वजह से ये मैटर नहीं है, ये ओनली केवल फीलिंग्स है, तो ये मैटर नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो मैटर में दो वर्ड्स आए, एक तो मास और एक स्पेस। तो जरा बताओ मुझे मास को हम किस चीज में मेजर करते हैं? मास की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है मास की? केजी मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। और वैसे ही एक वर्ड आया है इसमें, स्पेस। स्पेस मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम किस चीज में मेजर करते हैं? वॉल्यूम की जो यूनिट मीटर होती है क्यूब वो होती है मीटर की। ये बात ध्यान रखेंगे ना। जैसे हमने कल पढ़ा हुआ था कि एवरीथिंग, कुछ भी जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो मैटर है। सही है। मैटर के पास कुछ स्पेस होता है और उसके पास मास होता है, कुछ वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसके पास कुछ मास भी होता है। समझ में आया? अब देखो मैटर किस चीज से मिलके बना होता है? बताओ मैटर किस चीज से मिलके बना होता है? देखो मैटर जो मिलके बना होता है ना, मैटर, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे अगर तुम बात करो सैंड की, तो सैंड को जब तुम अपने हाथ में लेते हो और नीचे गिराते हो तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आते हैं। तो वैसे ही कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सही है, मास में भी। तो कोई भी चीज हो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। समझ में आया? बस क्या डिफरेंस होता है, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टिनी होते हैं। टिनी मतलब छोटे, उनको हम देख नहीं सकते। जैसे अगर देखो एक एग्जांपल से देखें हम, तो मैटर के पार्टिकल्स को हम कैसे देख सकते हैं कि ये कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं? अगर हम एक गिलास में ये लगा लो, चलो पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एक गिलास लें और एक गिलास में वाटर ले लें, ये वाटर है, इसमें वाटर हमने फिल कर दिया, तो इसका मान लो जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। अभी एक गिलास में हमने 1 लीटर पानी लिया है और इसमें हमें 200 ग्राम शुगर या हम बोल सकते हैं सॉल्ट, सॉल्ट को हमने ऐड कर दिया। तो देखो जब हम सॉल्ट को ऐड करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा ऐड करने के बाद तब भी 1 लीटर ही रहेगा, ये बढ़ नहीं जाएगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि देखो जो सॉल्ट के हमारे पास पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, अब जो भी मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है। ये वाटर था, तो इसके पार्टिकल्स में जो ये बीच में गैप था, थोड़ा थोड़ा गैप होता है इनके बीच में, तो इन गैप्स के बीच में वो सोल्ट चली जाएगी, जिससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, बस वो इस पार्टिकल्स के बीच में जाके डिसोल्व हो जाएगी। समझ में आया? हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है। ठीक, अब देखो कैसे पता लगाएंगे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो अभी हमने देखा कि अगर हम वाटर में शुगर को घोलें या फिर हम सॉल्ट को घोलें, तो वो उसके बीच में जाके घुल जाती है ना, वो पूरी तरह से डिसोल्व हो जाती है। डिसोल्व कब हुई? जब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस है, तभी तो वो उसमें जाके घुल गई, वरना तो अगर हम घोलते वाटर अलग रहता और सॉल्ट अलग रहती। चलो, तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या है पार्टिकल्स की, कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इतनी बात समझ में आई? दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। कंटिन्यूअसली कैसे मूव करते हैं? अगर देखो हम एक धूप बत्ती लें और धूप बत्ती लेकर अगर हम उसको अभी जला नहीं रहे हैं ना, मान लो ये हमारे पास एक धूप बत्ती है, इस तरह की धूप बत्ती भी आती है जो स्टिक की फॉर्म में आती है, ठीक है, बनी हुई धूप बत्ती आती है स्टिक की फॉर्म में। तो जब तक हम इसको जला नहीं रहे हैं, तो अगर हम इसकी स्मेल को देखना चाहें, स्मेल को सूंघना चाहें, तो कब इसकी स्मेल आएगी? जब हम इसको अपनी नोज के बहुत पास लेकर के जाएंगे, तब इसकी स्मेल हमको आएगी। अच्छा, स्मेल आ रही है तो इसका मतलब क्या है? स्मेल कब आएगी? जब इस धूप बत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी नोज के अंदर एंटर करेंगे, तभी इसकी स्मेल आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। देखो धूप बत्ती से पार्टिकल्स उड़ के हमारी नोज में आए, तो उन्होंने मोशन करा नहीं, मूव हुए वो। तो हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब अगर हम इस धूप बत्ती को जला दें, तो जलाने के बाद क्या होगा? हमें इसकी स्मेल बहुत दूर से ही आ जाएगी। अगर इसको हम जला दें तो हमें इसकी स्मेल दूर से ही आ जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसके पार्टिकल्स की जो स्पीड है मूव करने की, वो बहुत ज्यादा हो गई। अब हम बिना नोज को इसके पास लेके जाए, दूर से इसकी स्मेल को हम सूंघ सकते हैं। समझ में आया? दूसरा, जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं हम, कैसे देख सकते हैं? देखो, अगर हम मान लो, देखो ये तो CuSO4 है, अगर CuSO4 की जगह हम कुछ भी लें, एक गिलास लें, खाली गिलास लें हम, और खाली गिलास में इंक डालें। ये एक गिलास है, गिलास में हमने कुछ वाटर फिल कर लिया, और सेम दो गिलास लिए हमने, इसमें भी वाटर है। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें कोल्ड वाटर है और इसमें हॉट वाटर है। एक में ठंडा पानी लिया, एक में हमने गर्म पानी लिया, सही है। और दोनों में ही हमने इंक डाली है ना, कोई सी भी इंक या कोई सा भी कलर डाल दिया। जो कलर होता है ना, जैसे वो होता है, जब कपड़े धोते हैं तो कपड़ों में भी हम कलर का यूज करते हैं कभी कभी, ब्लू कलर का। अगर हम उसको डालेंगे तो देखो जो कोल्ड वाटर होगा उसमें जैसे ही हम कलर को डालेंगे, कलर को डालने पर वो कलर बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ को जाएगा और ज्यादा वो फैलेगा नहीं, है ना। वो धीरे धीरे इस तरीके से हमको दिखाई देगा, जैसे ये है, ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो हॉट वाटर में है और ये कोल्ड वाटर में है। देखो जब हमने कोल्ड वाटर में इसको डाला
तो कुछ इस तरह से मूवमेंट हुई इसकी, ये नीचे गया, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और नीचे जाके ये बैठ गया यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हमने हॉट वाटर में डाला तो हॉट वाटर में ये कलर जल्दी से फैल गया, बहुत जल्दी जल्दी फैल गया इस पूरे वाटर में। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव तो करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ने पर और भी तेज तेज मूव करते हैं। तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो किस पर डिपेंड होता है? टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स तेज तेज मूव करेंगे, और टेम्परेचर को अगर हम कम कर देंगे तो पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा स्लोली मूव करेंगे। समझ में आया? हाँ। ऐसा क्यों होता है? तो एक बात ध्यान रखना, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी तुमने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। यहाँ पे v होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब उनकी जो स्पीड है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो तेजी से मूव करने लगते हैं। तो देखो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। समझ में आया? हम्म। ये लिखा हुआ है द टेम्परेचर राइजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो और तेजी से मूव करते हैं। ये समझ में आया तुम्हें? हाँ। चलो दूसरा लिखा हुआ है पार्टिकल्स कैन इंटरमिक्स बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्स भी हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो होता है वो क्या होता है? स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और देखो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ये यहाँ से डेफिनेशन आती है, इंटरमिक्सिंग of particles, intermixing of particles of two different type of matter is called diffusion। ये ध्यान रखना, एक डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफ्यूजन क्या होता है। बताओ डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन डिफ्यूजन होता है मूविंग इंटरमिक्सिंग ऑफ, वाटर। अगर हम यहाँ से डेफिनेशन पूछेंगे तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये तो हो जाएगी मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या? सर ने लिखवाई है कि मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन? हाँ, बायोलॉजी में। अरे बायोलॉजी का डिफ्यूजन अलग है भाई। देखो हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे कि अगर हम एक बीकर में वाटर लें तो यहाँ पे किसके पार्टिकल्स हैं इस बीकर में? ओनली वाटर। वाटर के। अगर हम इस वाटर में शुगर को ऐड करना शुरू करें तो अब इस बीकर में दो पार्टिकल्स हो गए, एक तो शुगर के और एक वाटर के। हम इसको मिलाएंगे, घुमाएंगे, तो ये पार्टिकल्स क्या होने शुरू हो जाएंगे? डिसोल्व होने शुरू हो जाएंगे, शुगर इसमें डिसोल्व होनी शुरू हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। क्योंकि दो तरह के पार्टिकल्स को हम क्या कर रहे हैं? इंटरमिक्स कर रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं। समझ में आया? ये क्या है? डिफ्यूजन। अब देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम शुगर को मिलाते जाएंगे और शुगर उसमें डिसोल्व होना बंद हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम शुगर को मिलाने के लिए क्या करेंगे? अगर ये हमारे पास कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में
लिमिटेड शुगर ही ऐड होगी, है ना। एक हद तक ही हम शुगर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ज्यादा शुगर ऐड करनी है वाटर में तो क्या करेंगे, हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, वाटर को गर्म करना शुरू कर देंगे नीचे से। अगर हम वाटर को नीचे से गर्म करना शुरू करेंगे तो शुगर बहुत जल्दी जल्दी घुल जाएगी। हम जैसे भी क्या बोलते हैं, अगर घर पे रसगुल्ले वगैरह बनते हैं तो उसके लिए एक शुगर का सॉल्यूशन बनता है, मीठा सॉल्यूशन। तो वो कब बनता है, जब हम वाटर को कंटिन्यू गर्म करते हैं। क्योंकि अगर पानी ठंडा रहेगा तो क्या जितनी शुगर हमको वाटर में घोलनी है उतनी घुल पाएगी, नहीं घुलेगी। हमें पानी को गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने से क्या होगा, जो डिफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन तेज तेज होने लगता है, जो डिफ्यूजन का रेट है वो बढ़ जाता है। समझ में आया। क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफ्यूजन की जो रेट है वो कब बढ़ती है, डिफ्यूजन कब फास्ट होता है। कब फास्ट होता है डिफ्यूजन, जब हम किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अरे समझ में आया, सिंपल है। हाँ। उन्नति तुमने कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है अपना। कैमरा ऑन करके पढ़ा करो हमेशा। तो देखो आगे लाइन क्या दी हुई है, ऑन हीटिंग जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये लाइन याद रखोगे। पहले बताओ मुझे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन की अगर डेफिनेशन लिखने को आएगी तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ Intermixing of two पार्टिल different ऑफ particles. टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और हीट करने पर, ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से डिफ्यूजन की डेफिनेशन पूछी जाती है। धुंधला धुंधला दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है, ब्लर इसलिए तुम्हें दोनों को ब्लर दिख रहा है। ना भैया मैं तो साफ दिख रहा, ये साफ दिख रहा है। देखो ब्लर तब दिखेगा जब तुम्हारा जो नेटवर्क होगा वो वीक होगा। अगर तुम्हारे फोन में नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं तो एकदम क्लियर दिखेगा। क्योंकि मैं भी एक फोन में क्लास चला के रखता हूँ अपने सामने, इस फोन में मेरे सामने ये क्लास चल रही हो, इसमें मैं देखता रहता हूँ, तो इसमें तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है। क्लियर हो गया अब, नहीं हुआ। हाँ बाहर जाके बैठ गया। आप ऐसा करो, एक बार क्लास पे दोबारा ज्वाइन हो, क्लास में फ्लाइट मोड पे डालो एक बार फोन को, फिर से खोल के फिर से ज्वाइन करो। चलो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी है। दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी पढ़ी है हमने, बताओ जरा मैटर की। मैटर की एक तो मैटर के पास उसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता स्पेस, है ना। स्पेस between जो them and move continuously. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कॉन्टिन्यूअसली। और तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम मैटर की, और ये तीसरी प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। देखो मान लो अगर हम एक ब्रिक लें, है ना, ईंटी, ये है हमारे पास ब्रिक। ये ब्रिक सैंड से मिलके बनी है, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स से मिलके बनी है। और वो सैंड पार्टिकल्स क्या है, इसमें है, और वो एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं। एक दूसरे को उन्होंने पकड़ रखा है, और ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, और इस फोर्स को कहते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, और उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स में वेरी करता है। जैसे अगर तुम देखोगे, अगर हम एक आयरन नेल ले, है ना, लोहे की कील, तो लोहे के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम लोहे की कील को तोड़ना चाहेंगे तो हम आसानी से उसको नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स है ना, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़े हुए हैं। अगर हम उन पर फोर्स लगाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं, हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आयरन नेल होता है उसके पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। अगर दूसरी तरफ हम चौक लें, चौक, तो देखो चौक को हम बहुत इजीली तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चौक है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। सही है। अब देखो, अगर हम एक रबर बैंड लें, रबर, तो रबर को हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। खींच इसलिए सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अगर बाटल लें, तो देखो बाटल को हम बीच में से कट कर सकते हैं। अगर कोई टंकी चल रही है और टंकी में बीच में इस तरह से हाथ मार दो तुम, तो बाटर इधर उधर चला जाएगा। तो बाटर को हम कट कर सकते हैं। क्यों कट कर सकते हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? कम होता है। अरे समझ में आया? जिन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रोंग होता है, उन पार्टिकल्स को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और जिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वो पार्टिकल्स इजीली ब्रेक हो सकते हैं, हम उनको तोड़ सकते हैं। ये बात समझ में आई? लिखा हुआ है वाटर हैज वीक अट्रैक्शन फोर्स देन सॉलिड्स। जो वाटर होता है उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, मतलब कमजोर होता है। इसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में। तो इट इज इजी टू कट द वाटर यूजिंग फिंगर्स। इसलिए हम वाटर को ओनली फिंगर्स से भी कट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? अगर समझ में आया तो मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है? बताओ, चेयर मैटर है? हाँ। एयर मैटर है। एयर मैटर है? एयर, हाँ। ठीक है। लव, नो, स्मेल, नहीं। नहीं। हेट, नहीं, नहीं। आलमंड्स, हाँ, हाँ। थॉट, नहीं। नहीं, थॉट क्या है? थॉट तो जो विचार हम सोचते नॉन हैं वो है ना। कोल्ड, कोल्ड भी क्या है? कोल्ड भी तो एक फीलिंग है, किसी को हम छुएंगे ठंडा है तो वो हमें कोल्ड लग रहा है ना। अच्छा, लेमन, मैटर। लेमन एक मैटर है। वाटर, मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, बताओ स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है या नॉन मैटर। नहीं? स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। अगर केवल हम बात करते हैं स्मेल की, तो स्मेल मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात हुई है स्मेल ऑफ परफ्यूम की, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है वो कब होगी? जब उसमें परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे। सही है। जब भी किसी चीज की स्मेल की बात करी जाए, चाहे स्मेल ऑफ परफ्यूम हो, चाहे स्मेल ऑफ धूप बत्ती हो, चाहे स्मेल ऑफ फूड हो, अगर बता दिया गया कि इसकी स्मेल है तो उसको हम मैटर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जिस किसी की भी स्मेल है उसमें उसके पार्टिकल्स होंगे। समझ में आया? लेकिन अगर ओनली स्मेल की बात करी जाए तो वो एक नॉन मैटर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशन के लिए रीजंस देने हैं। पहला ऑब्जर्वेशन है, द स्मेल ऑफ हॉट सीजिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम
cold food, you have to go close. समझ में आया क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है जब खाना गर्म होता है तो गर्म खाने की जो स्मेल है वो हमें बहुत दूर से आ जाती है। खाना बन रहा होता है ना घर में, तो उसकी स्मेल आ जाती है ना हमको दूर से। लेकिन अगर वहीं पे खाना ठंडा होता है तो ठंडे खाने की स्मेल के लिए हमें खाने के बहुत ज्यादा क्लोज जाना पड़ता है फूड के। ऐसा क्यों होता है बताओ? भैया जो पार्टिकल्स हैं वे ज्यादा टेम्परेचर में मूव करते हैं, मतलब ज्यादा हाई हाँ टेम्परेचर देखो, में मूव करते हैं। हाँ इसका रीजन मैंने बताया था। देखो, जो गर्म खाना होता है ना हॉट, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसकी वजह से वो बहुत फास्टर मूव करते हैं, इसलिए उनकी जो स्मेल है वो हमें बहुत दूर से आ जाती है। लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से अगर हमें उसकी स्मेल लेनी है तो हमें खाने के क्लोज जाना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू टेम्परेचर। समझ में आया? टेम्परेचर की वजह से। अगला बताओ, ये दिया हुआ है ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। जो ड्राइवर होता है, जो स्विमर होता है, वो स्विमिंग पूल में वाटर को इजीली कट कर सकता है। देखो, जब वो स्विमिंग करता है तो अपने जो हाथ है उससे पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। इसका मतलब वहां का पानी वो डिस्प्लेस कर देता है हाथ से पीछे की तरफ, पानी को कट कर देता है। ये बताओ, ये जो प्रॉपर्टी है वो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है? The particles of matter have space between them. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, या फिर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? अरे पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम है तो हम उसमें डिसोल्व होने की तो बात करेंगे। हाँ भाई, इनके बीच में स्पेस है तो कुछ भी चीज इसमें डिसोल्व हो सकती है। हम बात करेंगे इसमें ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अभी ये बताया था कि जिसमें भी वीक फोर्स होगा उसको हम इजीली कट कर सकते हैं। अरे समझ में आया? हम्म। चलो बताओ, हमने मैटर के पार्टिकल्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? The particles of matter have space between them. The particles of matter are move continuously, and the particles of matter have attraction force in between them. देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? हम्म। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। सही है? चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कौन कौन सी स्टेट में पाया जाता है? देखो, जो मैटर है वो किस किस से मिलके बना होता है? Mass and volume. मास एंड वॉल्यूम्स, Volume. है ना? हम्म। तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो हम 3 चीजें ले रहे हैं। देखो, 3 अलग अलग मैटर हैं। अब इसमें हम पार्टिकल्स को ड्रॉ करेंगे। मान लो कि एक उसमें तो ये पार्टिकल्स है मैटर के ना, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पास पास हैं। अगर पास पास हैं तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, क्योंकि हम्म। पार्टिकल्स बीच में बहुत सारे हैं, तो
तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा होगा। एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर है, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बताओ कैसा होगा? थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम कम होगा होगा। ना। हम्म। और एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें पार्टिकल्स इतनी दूर दूर है। तो देखो, हमने पार्टिकल्स पर मैटर को 3 तरह से डिवाइड करा है। एक तो जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, दूसरा जिसमें पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और तीसरा जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। बहुत दूर दूर। तो मैटर के उस फॉर्म में जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं हम सॉलिड फॉर्म। जिसमें थोड़ा दूर होते हैं सॉलिड की कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं हम लिक्विड फॉर्म। लिक्विड लिक्विड। और जिसमें बहुत दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं हम गैस। गैस। तो जो मैटर है, मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो 2 स्टेट और होती हैं, एक को बोलते हैं हम फोर्थ स्टेट को बोलते हैं हम प्लाज्मा, और एक 5वीं स्टेट को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सही है। ये जो 2 फॉर्म है, जो लास्ट में मैंने ये 2 फॉर्म लिखी हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मेनली हमें 3 ही फॉर्म पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। अब देखो सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी अगर पूछी जाए तो सॉलिड की प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे? सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, कैसा होता है? कम होता स्ट्रॉन्ग। है, ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है, शेप कैसी होती है? डेफिनेट। फिक्स्ड या डेफिनेट, है ना। और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है? फिक्स्ड या डेफिनेट। फिक्स्ड। ये चीजें ध्यान रखोगे, है ना। वैसे ही लिक्विड में अगर बात करी जाए तो लिक्विड में थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। और इनकी जो शेप होती है, इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। शेप फिक्स्ड क्यों नहीं होती? देखो, अगर हम वाटर लें, लिक्विड का एक एग्जांपल लें हम, वाटर। मान लो हमने वाटर 1 लीटर वाटर ले लिया, और 1 लीटर वाटर को पहले तो हमने लीटर में ही रखा, लीटर में 1 लीटर वाटर को रखा, तो लीटर की शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। तो इसकी जो शेप हो जाएगी वाटर की, वो सिलेंड्रिकल हो जाएगी, है ना। अगर हमने इसी वाटर को निकाल के एक थाली में रख दिया, तो जो थाली की शेप होगी वाटर की शेप भी वैसी हो जाएगी। तो जो लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती। उनको हम जिस तरह के कंटेनर में रखते हैं, वो उस कंटेनर की तरह शेप ले लेते हैं। अगर हम उसको लीटर में रखेंगे तो लीटर जैसी शेप ले लेंगे, थाली में रखेंगे थाली की शेप ले लेंगे, है ना। जिस भी बीकर में हम रखेंगे उसके जैसी वो शेप को गेन कर लेंगे। अब बताओ इनका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कैसा होता है लिक्विड का? फिक्स्ड। वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड क्यों होता है? क्योंकि हमने अगर 1 लीटर पानी लिया है, तो चाहे उसको लीटर में रखो, गिलास में रखो, थाली में रखो, किसी भी चीज में रखो, वॉल्यूम उसका 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है अगर हम उसे थाली में करेंगे वो 2 लीटर हो जाएगा, नहीं ना, 1 लीटर ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तीसरा, गैस। गैस में बताओ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनका मुझे शेप बताओ, शेप कैसी होती है गैस की? गैस की जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, है ना। हम्म। क्यों? गैस को
अलग अलग कंटेनर में हम रख सकते हैं। अगर सिलेंडर में रखना है तो सिलेंडर पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी, तो सिलेंडर की शेप ले लेगी वो। और अगर इसका वॉल्यूम बताया जाए तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि सिलेंडर में रखोगे तो पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी, और किसी कंटेनर में रखोगे, बड़े सिलेंडर में रखोगे तो उसमें भी पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि गैस को हमने एक छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में करा तो वो बड़े सिलेंडर में आधे में ही आएगी, ऐसा तो नहीं है ना, बड़े सिलेंडर में भी पूरे में फैल जाएगी। अगर हमने सिलेंडर को खोल दिया कमरे में तो वो गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी नहीं, पूरे कमरे में हम उस गैस को स्मेल कर सकते हैं। तो गैस की ना तो शेप फिक्स्ड होती और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होती। तो हम बारी बारी से इन तीनों स्टेट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है, देखो सबसे पहला पॉइंट, सॉलिड क्या होता है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो भी डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग होती है, कि बाउंड्रीज को भी हम नहीं मिला सकते, और फिक्स्ड वॉल्यूम्स। जैसे हमने ये ब्रिक ले ली, ईंट ले ली है ना, तो इसकी ये बाउंड्री है अलग अलग, एक बाउंड्री ये है इधर, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है ना, और इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो शो करते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी को शो करते हैं। मतलब अगर हम सॉलिड्स को कंप्रेस करना चाहेंगे तो वो कंप्रेस नहीं हो सकते, सॉलिड को अगर हम दबाना चाहेंगे तो वो नहीं दब सकते। समझ में आया। तो सॉलिड के एग्जांपल जैसे पेन, बुक, निडल, वुडन स्टिक, इट इज, है ना, ये सॉलिड के एग्जांपल हैं कुछ। दूसरा जो सॉलिड की प्रॉपर्टी याद रखोगे, जो सॉलिड होता है वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब भी उन पे कोई बाहर से फोर्स लगाया जाता है तो वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब उनकी शेप नहीं बिगड़ती। देखो अगर हम ईटी पर अगर कोई भी फोर्स लगाएंगे तो क्या ईटी की शेप को बिगाड़ सकते हो तुम? नहीं। हाँ अगर भैया, हम हथौड़ा मार के बिगड़ जाएगी। हाँ मैं बताता हूँ ना, दे मे ब्रेक अंडर फोर्स बट चेंजिंग शेप इज डिफिकल्ट सो दे आर रिजिड। वो क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं। हथौड़ा मारोगे तो ईंटी टूट जाएगी, ज्यादा अगर फोर्स लगा दिया तो ईंटी टूट जाएगी, बट उनकी शेप चेंज होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ध्यान रखोगे ये बात। इसीलिए जिन मैटर की शेप हम चेंज नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं रिजिड। तो हम ये भी बोलते हैं कि सॉलिड जो होते हैं ना वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब क्या होता है? कठोर, जिनकी शेप को चेंज ना किया जा सके। अरे ये पॉइंट समझ में आए? हाँ। हथौड़ा मारने का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हथौड़ा मारने पर फोर्स लगा तो देंगे हम ज्यादा, लेकिन शेप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो टूट जाएगी। सही है, वो ब्रेक हो हाँ। सकती है। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, वो फिर भी सॉलिड के अंदर आते हैं। जैसे रबड़ बैंड, एक रबड़ होती है, रबड़ बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स। जैसे ही हम रबड़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर सकती है, फैल जाती है वो नहीं, हाँ। एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं वो अपनी वापस से पुरानी वाली शेप में आ जाती है। तो देखो, एक तो रबड़ होता है जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, वो तब भी सॉलिड के अंदर रखा गया है। और एक दूसरा होता है जो स्पॉन्ज होते हैं ना, स्पॉन्ज, ये देखो स्पॉन्ज है इधर साइड, ये दिख रहा है तुमको, ये भी सॉलिड आते हैं, इनको भी हम सॉलिड बोलेंगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये दब जाते हैं नहीं, अगर हम स्पॉन्ज को प्रेस करेंगे तो दब जाएगा। लेकिन हमने तो सॉलिड में पढ़ा है कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन दो ऐसे सॉलिड्स हैं इनकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, तो ध्यान रखोगे कौन से हैं वो? एक तो रबड़ और एक स्पॉन्ज। अच्छा, स्पॉन्ज क्यों कंप्रेस हो जाते हैं? स्पॉन्ज इसलिए कंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो भरी होती है वो एयर भरी होती है, और जब हम प्रेस करते हैं तो उनके अंदर की जो एयर है ना वो निकल जाती है, और जैसे ही हम
फोर्स को हटाते हैं तो वापस से उनके अंदर एयर भर जाती है। समझ में आया? हाँ हम इन दो को सॉलिड के अंदर रखेंगे। अगर तुमसे कोई पूछे रबड़ क्या है तो वो सॉलिड है। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि देखो सॉलिड की तो फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर तुमसे कोई बोले कि अगर हमने शुगर ली है ना, और या फिर हमने सॉल्ट ली, मान लो अगर शुगर और सॉल्ट को हमने डिफरेंट डिफरेंट जार में रखा, बोतल में रखा, तो शुगर की भी वही शेप हो जाएगी जो बोतल की है। अगर थाली में रखा तो शुगर की भी वही शेप हो जाएगी जो थाली की है। तो ऐसे तो कोई तुमसे ये भी बोल सकता है कि इनकी तो शेप चेंज हो रही है, तो क्या हम इनको लिक्विड में रख सकते हैं? क्योंकि लिक्विड की तरह ही तो शेप चेंज कर रहे हैं। लिक्विड को भी हम जिस भी ऑब्जेक्ट में रखते हैं उसी की शेप ले लेता है वो। तो बताओ मुझे, हाँ इनको हम लिक्विड क्यों नहीं बोलते? अगर हम शुगर सॉल्ट को भी किसी भी जार में रखेंगे उसी की शेप ले लेगा वो। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो शुगर और साल्ट होती है ना, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स सॉलिड होते हैं। सही है? क्योंकि दीज आर सॉलिड्स बिकॉज ईच शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल हैड फिक्स्ड शेप। जो शुगर और सॉल्ट का हर एक क्रिस्टल होता है, छोटे छोटे शुगर के जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, दाने होते हैं ना, उनकी तो फिक्स्ड शेप होती है नहीं। तो हम बहुत सारी शुगर की बात कर रहे हैं। ऐसे तो हम ईंटों को भी अगर ट्रॉली में भरेंगे तो ईंटें भी सारी ट्रॉली की शेप में आ जाएंगी। अगर उसे हम किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखेंगे तो ऐसे तो ईंटें भी सारी सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएंगी सारी की सारी, है ना। इसलिए जो इनका एक एक क्रिस्टल होता है, वो जो क्रिस्टल है उनकी फिक्स्ड शेप होती है। इसलिए हम शुगर और सॉल्ट को सॉलिड में रखते हैं। तो देखो सॉलिड में तुम्हें दो चीजें समझने की थी। एक तो सॉलिड, रबड़ बैंड सॉलिड होती है, ऑल्दो इसकी शेप चेंज हो सकती है फोर्स लगाकर। अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो रबड़ बैंड भी टूट जाता है, ध्यान रखना। और दूसरा स्पॉन्ज, ये भी सॉलिड के अंदर रखे जाते हैं, बट ये कंप्रेस हो सकते हैं। कंप्रेस इसलिए हो सकते हैं ये क्योंकि इनके अंदर क्या भरी हुई होती है? एयर भरी हुई होती एयर। है। तब अगले बात करते हैं हम लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में हमने क्या पढ़ा कि लिक्विड के पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। और ये भी हमने पढ़ा है कि इन्हें जिस भी शेप में रखा जाता है, ये उन्हीं की शेप को उन्हीं की शेप में बदल जाते हैं, है ना। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। अगर हम किसी भी लिक्विड को, पानी को गिलास में रखेंगे, गिलास की शेप ले लेगा। बोतल में रखेंगे, बोतल की शेप ले लेगा। और ये सब सॉलिड है ना, वाटर हो चाहे कोई भी जूस हो या ऑयल हो, ये सारे के सारे क्या हैं? लिक्विड्स हैं। लिक्विड लिक्विड की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? लिक्विड फ्लो। लिक्विड क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। बह एंड सकते हैं। चेंज शेप, शेप को भी चेंज कर सकते हैं। सो अब जब इनकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है तो इनको हम रिजिड नहीं बोलेंगे। सो दे आर नॉट रिजिड। रिजिड बॉडी कौन सी होती है? जिनकी हम शेप को चेंज नहीं कर नहीं पाए। और जो फ्लो हो सकती हो, जो बह सकती हो, पानी बह सकता है ना, फ्लो कर सकता है, तो जो फ्लो कर सकती हो उनको बोलते हैं हम फ्लूइड। कर रिजिड किसको बोलते हैं? जिनकी शेप चेंज ना हो पाए। फ्लूइड किसको बोलते हैं? जो फ्लो कर सकती हो। समझ फ्लो में कर आया? सकते हैं। हाँ हाँ एग्जाम्पल्स बताने की जरूरत नहीं है। लिक्विड क्या क्या होते हैं? वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ये सारे लिक्विड है ना। अब देखो ये पॉइंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो तीनों के तीनों लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। डिफ्यूज का मतलब मैंने बताया था। डिफ्यूज क्या होता है? डिफ्यूजन बताओ जरा, डिफ्यूजन क्या होता है? intermixing of two different types of particles. हाँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स। जैसे ये बताओ, क्या लिक्विड में अगर मैं सॉलिड डालूं, कोई भी शुगर डालूं, तो शुगर सॉलिड है? हाँ शुगर घुल सकती है लिक्विड में? हाँ मतलब शुगर का डिफ्यूजन हो सकता है, मतलब सॉलिड का डिफ्यूजन हो सकता है। अगर हाँ मैं किसी भी लिक्विड में
कोई भी लिक्विड पार्टिकल्स डालो, लिक्विड पार्टिकल्स जैसे डिटोल डाल दिया, डिटोल घुल सकता है। हाँ। हाँ। देखो लिक्विड का भी डिफ्यूजन हो गया। तीसरा मैंने गैस डाल दी CO2, गैस घुल सकती है लिक्विड में। हाँ। तो देखो लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का ही डिफ्यूजन हो सकता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है घुल जाना। सही है, तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे। हाँ। अगला पॉइंट, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड्स के अंदर वो ज्यादा होता है सॉलिड की कंपैरिजन में, बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स मूव मोर फ्रीली एंड हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। अगर हम किसी भी चीज को घोलना चाहते हैं तो वो सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पास एक तो स्पेस ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, मैंने बताया था ना। देखो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस है तो वो इसमें आसानी से घुल जाएगी। सॉलिड में घुलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस कम होता है। समझ में आया? अगला पढ़ेंगे हम गैसियस स्टेट। तीसरा स्टेट जो है गैसियस स्टेट। सबसे पहले जो गैस होती है कैसी होती है? हाईली कंप्रेसिबल। गैस को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब, देखो गैस है, गैस को अगर हम किसी छोटे सिलेंडर में भरना चाहें तो छोटे सिलेंडर में भी भर सकते हैं। सही है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं कि गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड तो कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं घर पे। हमें 3 सिरिंज लेनी है ना? 3 सिरिंज लेनी है। एक सिरिंज के अंदर तो भरना है हमें चॉक पाउडर। चॉक को पीस करके भर देते हैं इसमें और ऊपर से सिरिंज को बंद कर देंगे। दूसरे में भरना है हमें वाटर। देखो ये क्या है, इसमें हमने क्या लिया? सॉलिड। दूसरे में लिया वाटर, मतलब वाटर क्या है? लिक्विड। और तीसरे में ली हमने एयर। एयर क्या है? गैस। यस। अब तीनों को कंप्रेस करके देखेंगे। ऊपर से ये जो सिरिंज की पिस्टन होती है इसको नीचे दबा के देखेंगे। देखो जिसमें चौक है वो तो कंप्रेस नहीं होगी, तुम करके देख सकते हो, वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगी। जिसमें वाटर है वो थोड़ी सी कंप्रेस हो सकती है, देखो ये इतनी सी कंप्रेस हो गई। लेकिन जिसमें केवल एयर है वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस हो सकती है। तो इस प्रैक्टिकल से हम क्या बोल सकते हैं कि जो गैस होती है वो कंप्रेसिबल होती हैं, वो हम कंप्रेस कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ। अब देखो क्योंकि ये कंप्रेस हो सकती हैं, इनको बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम में हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए जो गैस होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करी जा सकती हैं स्मॉल सिलेंडर में। कैसे करी जा सकती हैं? जब तुम पेट्रोल पंप पर जाते हो तो जो पेट्रोल पंप पे CNG होती है उनके तो जो सिलेंडर होते हैं जिसमें CNG स्टोर रहती है वो तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो कार के सिलेंडर होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं। तो उन बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर में हमने कंप्रेस करके ही तो भरी है गैस को। प्रेशर से, प्रेशर लगाया नहीं, प्रेशर से हमने छोटे सिलेंडर में भर दी। देखो कंप्रेस कहाँ कहाँ यूज होता है? एक तो LPG सिलेंडर में हम कंप्रेस करके भरते हैं गैस को। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है हॉस्पिटल में उनमें भी कंप्रेस होके भरी जाती है गैस। जो बैलून में भरते हैं हम हीलियम गैस, वो भी कंप्रेस होके भरी जाती है। और CNG भी। अब देखो कंप्रेस करने से क्या इफेक्ट आता है। पहले उससे पहले ये 2 पॉइंट देखो। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेस का इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब जो गैस है वो गैस बहुत जल्दी डिफ्यूज हो सकती है। डिफ्यूज होने का मतलब, डिफ्यूज होने का मतलब बताओ? इंटरमिक्सिंग उनकी बहुत जल्दी हो सकती है। हाँ, गैस किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा जल्दी घुल सकती हैं। क्यों घुल सकती हैं? ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स।
क्योंकि इनके पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करते हैं, ठीक है? चलो, जो पार्टिकल्स का मोशन है वो तो हम पढ़ चुके हैं। देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास हैं, इसमें बहुत ज्यादा पास पास ये पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं सॉलिड के। हाँ जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, तो बीच में गैप होता है, तो ये मूव कर सकते हैं। अगर इसको जूम करके देखोगे तो ये मूव कर सकते हैं इधर उधर, थोड़ा सा इसमें गैप होता है। और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, ये वो रैंडमली इधर उधर मूव आसानी से कर पाते हैं और वो मूव भी करते रहते हैं। समझ में आया इतना? हाँ। तो हम्म, जो गैसेस होती हैं, गैसेस स्टेट, द पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं रैंडमली इधर उधर। देखो ये पार्टिकल है, ये पहले इधर गया, टकरा के इसने मोशन अपना चेंज कर लिया, इधर से इधर आ गया। पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। यस, क्योंकि इनके बीच में फ्री स्पेस होता है और ये उस फ्री स्पेस में आराम से घूमते रहते हैं। ऐसे रिजल्ट रिजल्ट में क्या मिलता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, हिट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से टकराते हैं, या फिर जो कंटेनर है, जिस भी कंटेनर में है उसकी दीवार से भी टकराते रहते हैं। समझ में आया? हाँ। और जब ये पार्टिकल्स कंटेनर की दीवार से टकराते हैं तो कंटेनर की दीवार पर ये प्रेशर जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर जनरेट, प्रेशर लगाते हैं कंटेनर की दीवार पर बाहर की तरफ को। द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर की बाउंड्री पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। चलो, हमने तीनों स्टेट पढ़ ली हैं। अब मुझे जरा ये बताओ, क्वेश्चंस करेंगे हम, और आज के क्वेश्चन करके फिर क्लास को इतना ही एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तुमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ। देखो, एक होती है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन्हें डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। मतलब कौन ज्यादा भारी है, फिर जो ज्यादा भारी है उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना, पहले सबसे हल्का मटेरियल, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी। देखो इसमें सबसे हल्का मटेरियल कौन सा है? मटेरियल कौन कौन से हैं? एक तो है एयर, एक है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, चिमनी होती है ना इंडस्ट्रीज में, चिमनी जो होती है उससे निकलने वाला जो धुआं होता है। फिर है हनी, फिर है वाटर, फिर है चौक, फिर है कॉटन, एंड फिर है आयरन। तो बताओ सबसे हल्का कौन सा है इसमें? एयर। सबसे हल्का है इसमें एयर। फिर उसके बाद सॉस फ्रॉम चिमनीज। उसके बाद एग्जॉस्ट जो होता है ना, चिमनी से निकलने वाला जो धुआं होता है वो एयर से थोड़ा सा भारी होता है, तो उसके बाद में हम लिख सकते हैं एग्जॉस्ट। फिर इससे भारी कौन सा होता है बताओ जरा, इससे भारी क्या होता है? कॉटन। वाटर। इससे भारी होता है हमारा वाटर। फिर हनी, शहद, फिर कॉटन, फिर चौक, और फिर आयरन। ऐसा हमने क्यों करा? देखो ये जो एयर है और एग्जॉस्ट है, ये दोनों की दोनों क्या है? ये दोनों की दोनों है गैस। जो वाटर है और हनी है ये क्या है? ये है लिक्विड। और ये जो कॉटन, चौक और आयरन है ये तीनों की तीनों क्या है? सॉलिड। तो सबसे हल्की गैस होती है, फिर लिक्विड, और फिर सबसे भारी क्या होते हैं? सॉलिड। सॉलिड। तो पहले हमने गैस को लिखा, गैस में भी सबसे हल्की एयर होती है, और फिर एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट क्यों होता है एयर से भारी? क्योंकि एग्जॉस्ट में दूसरे पार्टिकल्स भी डिसॉल्व होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज डिसॉल्व होती हैं, इसलिए वो भारी होता है। फिर देखो लिक्विड में पहले वाटर होता है, फिर हनी, हनी थोड़ा वाटर से भारी होता है। फिर सॉलिड में सबसे हल्का कॉटन होता है,
कॉटन से भारी चौक और सबसे भारी क्या होता है? आयरन। आयरन। समझ में आया? हाँ। चलो आज की क्लास को फिर इतना ही रखेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। सही है।